नमक का सबसे बड़ा मैदान, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान बोलिविया में है। पोतोसी शहर के समीप स्थित सालार दे उयुनी झील है, जिसका क्षेत्रफल 1,05,821 वर्ग किलोमीटर है। 1,05,821 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के त्रिपुरा राज्य के बराबर है। यह नमक का मैदान है। यह समुद्र तल से 3,656 मीटर ऊंचाई पर है। नमक के ये मैदान लगभग पूरी तरह समतल हैं। बारिश होने पर या पास के झील से पानी का बहाव होने पर यह इलाका एक विशाल झील में बदल जाता है। भौगोलिक दृष्टि से नमक के मैदान किसी खारी झील के स्थायी या अस्थायी रूप से सूख जाने पर बनते हैं। बंद जल संभर क्षेत्रों में वर्षा क्लोज जो है वाटर लॉगिंग जहाँ होता है, वाटर लॉगिंग एरिया है, उसी को कहते हैं। बंद जल संभर क्षेत्रों में वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी एकत्रित होकर किसी सरोवर या शुष्क क्षेत्र में जाकर रुक जाता है। इस पानी में नमक और अन्य लवण उसी झील में इकट्ठे होते रहते हैं। उस क्षेत्र के सूख जाने पर वहां नमक और अन्य लवणों की एक मोटी और अत्यंत समतल तह जम जाती है। सालार डी उयुनी घूमने का सबसे सही समय बारिश के मौसम के ठीक बाद का है। इस दौरान नमक के मैदान के ऊपर पानी की पतली परत उसे एक विशाल आईने में बदल देती है, जिसमें बादल चलते हुए दिखते हैं। बोलिविया का यह सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। सबसे अच्छा ये बात है। और गणिताचार्य रामानुजन को कौन नहीं जानता है। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और माँ सरस्वती के अनन्य उपासक। और ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती उनको सपने में दर्शन देती थी और बहुत सारे प्रश्नों के जो सोल्यूशन हैं उनको सपने में आते थे। तो रामानुजन जी के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारी विरासत के अनन्य अंग हैं कि किस तरह आदमी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य, अपने डिटर्मिनेशन, अपने पैशन को जिंदा रखते हैं। हालांकि अगर आज के संदर्भ में देखें तो वो हमेशा कष्ट में ही रहे और उन्होंने वास्तव में मैथ्स की, जो गणित है मैथ्स, उसकी सेवा की उन्होंने। श्री रामानुजन का जन्म मद्रास राज्य, पहले मद्रास, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, तो श्री रामानुजन का जन्म मद्रास राज्य के तंजावुर जिले के कुंभकोणम गांव में हुआ था। रामानुजन के पिता श्रीनिवास अयंगर एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी ब्राह्मण व्यक्ति थे। रामानुजन को गणित का बहुत शौक था। चौथी कक्षा से उनकी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में रुचि थी। अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने गणित के कई सूत्र समझे। जब उनकी विलक्षण प्रतिभा का पता चला तो उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया। इंग्लैंड में इन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर गणितीय शोध किया और उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। लगातार खोज और ब्रिटेन में शाकाहारी पौष्टिक भोजन की कमी के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रामानुजन ने शुरू में अपना गणितीय अनुसंधान एकांत में रहकर विकसित किया। रामानुजन ने गणित के जिन क्षेत्रों में योगदान दिया उनमें संख्या सिद्धांत, विभाजन सिद्धांत और निरंतर अंतर का सिद्धांत शामिल है। अपने अल्प जीवन के दौरान रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से लगभग 3,900 परिणाम, ज़्यादातर पहचान और समीकरण संकलित किए। तो अपने आप में रामानुजन जी के योगदान को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। उमरकोट जानते हैं कहाँ है? उमरकोट है पाकिस्तान में, जहाँ पर जो 1947 के बाद जो हमारे जो विभाजन हुआ था और उसमें जो हिंदू लोग गए थे उनकी स्थिति दयनीय है, स्पेशली जो दलित थे। भारत के विभाजन की एक त्रासदी है।
प्रोफेसर शंकर शरण की किताब धर्म संस्कृति व राजनीति काफी चर्चा का विषय था ये। भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं। 2000 यूपी सरकार में 2013-14 में 2.1 करोड़ रुपए ग्रामीण आवास पर खर्च किए गए। एनडीए सरकार में 2016 से 24 के बीच में 2.6 करोड़। शौचालयों का निर्माण 1.8 करोड़ यूपी सरकार में 2005 से लेकर 2014 के बीच में किया गया। एनडीए सरकार में 2014 से लेकर 24 में 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। ये एक डेटा मैं पढ़ रहा हूँ। यूपी ग्रामीण विद्युतीकरण, यूपी सरकार 2005 से 2014 में 2.15 करोड़ परिवार और एनडीए सरकार में 2017 से 22 के बीच में 2.86 करोड़ परिवार। इस तरीके से सशक्त 2014 से के बाद से किसी भी शहर में कोई भी आतंकी हमले की सूचना नहीं है। चलो ये तो पॉलिटिकल है। आयुष्मान योजना के तहत 34 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। 1.72 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया गया, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि हुई। 23 करोड़ से अधिक मरीजों ने ई संजीवनी सेवाओं का लाभ उठाया। देश भर में 11,400 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए, जो 50 से 90% रियायती दरों पर आवश्यक दवाएं प्रदान करते हैं। मातृत्व लाभ 2010 से 13 9.9 लाख लाभार्थी और 2015 से लेकर 23 3.59 करोड़ लाभार्थी। 70 साल से उम्र वालों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई मुद्रा ऋण सीमा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे और औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाना लक्ष्य होगा। ओहो, ये बहुत बढ़िया है। औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाना लक्ष्य होगा। वेरी गुड। 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाना लक्ष्य है। सब्जी और दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया गया। सरकारी नौकरी में रिक्तियों और पारदर्शी एवं समय पर भरने का लक्ष्य है। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा योजना मजबूती से लागू हुई और सब्जी उत्पादन और भंडारण के लिए नए क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च होगा। प्रौद्योगिकी सक्षम सिंचाई पहल, भारत कृषि उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। कृषि के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का किया जाएगा विकास। डबल कस्टम हायरिंग सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का किया जाएगा विस्तार। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की आवधिक समीक्षा होगी। प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रेलगाड़ियां लाने की योजना। अच्छा, ओके। पीएम स्वनिधि विस्तार होगा छोटे शहरों गांव तक। सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑन बोर्ड। ऑटो टैक्सी ट्रक चालक मिग श्रमिक और की योजना। शहरों में खुले लैंडफिल होंगे खत्म। ओके। 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड 18.48 गीगावाट नवीकरण रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता प्राप्त की। ये आंकड़ा पिछले वर्ष जोड़े गए 15.27 गीगावाट की तुलना में 21% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो नवीकरण ऊर्जा की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। हाल ही में जारी डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने नई तकनीक अपनाने में कई अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल में 2023 से 24 तक लगभग 3 गुना वृद्धि देखी गई है। डेलाइट के अनुमान के अनुसार भारत वित्तीय वर्ष 2024 में अनुमानित उद्योग राजस्व 2.54 अरब डॉलर के साथ अब वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है।
रिसर्च इनसाइट्स डेटाबेस SCIVAL, साइंस वॉल ऐसा कुछ होगा, SCIVAL, साइंस सी वॉल की रिपोर्ट के अनुसार 2017 और 2022 के बीच भारत के रिसर्च आउटपुट में 54% की वृद्धि हुई है। वाओ, ग्रेट। यह दर वैश्विक औसत से दोगुने से भी अधिक है और अपने से अधिक विकसित पश्चिमी समकक्षों में से काफ़ी अधिक है। वैश्विक स्तर पर इस अवधि के दौरान औसत रिसर्च ग्रोथ 22% रही। चीन 4.5 लाख, संयुक्त राज्य अमेरिका USA 44 लाख और यूनाइटेड किंगडम 14 लाख के बाद 2017 और 2022 के बीच प्रकाशित 13 लाख एकेडमिक पेपर्स के साथ भारत रिसर्च आउटपुट में दुनिया भर में चौथे स्थान पर रहा। अपने वर्तमान विकास पथ के साथ भारत जल्द ही होगा UK से आगे। अच्छा, आसान ऋण की सुविधा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तक आसान ऋण पहुंच की सुविधा के लिए नवंबर 2018 में PM मोदी द्वारा शुरू किए गए 59 मिनट के ऋण पोर्टल, अच्छा 59 मिनट की ऋण पोर्टल ने अब तक लगभग 250,000, मतलब हो गया 25 2,50,000 आवेदकों के लिए 86,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। PM, अच्छा क्या PM PB ब्लॉसिन 59minute.com, अच्छा इसको आज विजिट करूंगा मैं। PSBLOANSIN 59minute.com, इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में लिखा हुआ। PSB कैपिटल में है, LOANSIN स्मॉल में है, 59 इंग्लिश में लिखा हुआ, 59 मिनट हिंदी में लिखा हुआ है। म पर छोटी की मात्रा, न और ट, ये हिंदी में लिखा हुआ .com इंग्लिश में। अब तक लगभग 2,50,000 आवेदकों के लिए 86,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। आसान ऋण की सुविधा है, अच्छा MSME की तरह, वेरी गुड। अच्छा, वर्तमान मंत्रियों में से लगभग 60% OBC SC और ST समुदायों से हैं। ओके, 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करके नागरिकों को सशक्त बनाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अच्छा, अभी तक नहीं था, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC जो है संवैधानिक नहीं था। 3 करोड़ से अधिक महिलाओं ने PM मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से मातृत्व सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। 4 करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका PM फसल बीमा योजना के तहत सुरक्षित हुई। अच्छा, 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करके नागरिकों को सशक्त बनाया गया। 11 लाख करोड़ की सब्सिडी प्रदान करके वैश्विक उर्वरक कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद खरीद सामर्थ्य सुनिश्चित की गई। PM स्वनिधि योजना के तहत 63 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण से लाभ हुआ। बुनियादी ढांचे का विकास, 20 से अधिक शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया गया है। 14.5 किलोमीटर हर दिन रेलवे लाइनें बिछाई गई, वाह, जो देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में अनोखा कदम है। 28 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का हर दिन निर्माण किया गया। सॉरी 1,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विश्वकर्मा समुदाय के लिए समग्र कल्याण और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। 2.2 लाख से अधिक SC
एसटी समुदायों को और महिला लाभार्थियों को स्टैंड अप इंडिया पहल के तहत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आसान ऋण राशि प्राप्त हुई। 2.2 लाख से अधिक SC/ST समुदायों और महिला लाभार्थियों को स्टैंड अप इंडिया के तहत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आसान ऋण राशि प्राप्त हुई। 4,800 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 662 सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम लागू किया गया। ये क्या भैया? 4,800 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 662 सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम लागू किया। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 3 गुना वृद्धि देखी गई। एकलव्य मॉडल स्कूल, अच्छा। बुनियादी ढांचे का विकास तो 28 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का हर दिन निर्माण किया गया। 14.5 किलोमीटर हर दिन रेलवे लाइनें बिछाई गई, जो कि देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में अनोखा कदम है। 20 से अधिक शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया गया। अच्छा, 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का समर्पित माल गलियारे के संचालन के लिए पुनरुद्धार किया जा रहा है। 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का समर्पित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अच्छा, इसका इंग्लिश में नाम सुना हुआ था। 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए पुनरुद्धार किया जा रहा है। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत और नमो भारत जैसे आधुनिक ट्रेनें शुरू की गई, लेकिन इसमें हमको LTC अलाउ नहीं। भारत में ऑपरेशन हवाई अड्डे की संख्या दोगुनी हो गई। हवाई कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसी तरह है, आयुष्मान योजना के तहत 34 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। 1.72 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया गया, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि हुई। 23 करोड़ से अधिक मरीजों ने ई-संजीवनी सेवाओं का लाभ उठाया। देश भर में 11,400 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए, जो 50 से 90% रियायती दरों पर आवश्यक दवाएं प्रदान करते हैं। बहुत सही। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। काम करते जाओ, काम करते जाओ। सैम पित्रोदा का नाम काफी। त्रया प्रजापत्या प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्य सुमसु देवा मनुष्या असुरा तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति दम्येतेति दत्तेति देध्वमिति दम्यति देध्वमिति एतत्त्वमिति शिच्छेदिमं दानं दयमिति। बृहदारण्य उपनिषद अध्याय 5 ब्राह्मण 2/1-3। अच्छा, अच्छा अच्छा, ये है। विदेश में वैसे जो है स्वयं पित्रोदा जो है का बयान काफ़ी चर्चा में था, और जो उन्होंने अमेरिका में लगाए जाने वाले इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर पर दिया था। इसे पढ़कर बृहदारण्यक उपनिषद की एक कथा याद आ जाती है कि एक बार देव, मनुष्य और असुर तीनों ने प्रजापति से प्रार्थना की, तो प्रजापति ने तीनों को जो उपदेश दिया वह मात्र एक अक्षर का था। रोचक बात यह है कि तीनों के लिए इसके अर्थ भिन्न भिन्न थे, और यह अक्षर था द। देवों के लिए द का अर्थ था दम्यत, अर्थात दमन करो।
अपनी कामनाओं को वश में रखो। मनुष्यों के लिए द का अर्थ था दत्त अर्थात दान करो। वाह क्या ग्रेट है, वाह गजब। असुरों के लिए द का अर्थ था देध्वम अर्थात प्राणियों पर दया करो। वाह वाह। स्वर्गिक सुखों में डूबे हुए देवों को भोग विलास से दूर रखने के लिए, सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए संघर्षरत मनुष्यों को लोभ लालच धन संचय आदि से दूर रखने के लिए तथा अत्याचारी दानवों को हिंसा और क्रूर कर्म से दूर रखने के लिए प्रजापति ने एक ही अक्षर बीज से क्रमशः दम दान और दया का उपदेश दिया। त्रयः प्रजापत्या प्रजापतो पितरि ब्रह्मचर्य युमसु देवा मनुष्या असुरा तेव्यो हैत दक्ष अक्षरमुवाच द इति दम्यतेति दत्तेति दैध्वमिति दम्यत दत्त दैध्वमिति एतत्त्रयमिति शिक्षे द्यम दानं दयमिति। यदि यहाँ देव का तात्पर्य देवोपम श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य और असुरों का तात्पर्य असुरोपम निकृष्ट कोटि के मनुष्य समझा जाए तो ऐसा संकेत आचार्य शंकर अपने भाषण में देते हैं कि वे तीनों प्रकार के उपदेश दम दान और दया सभी मनुष्यों के लिए है। इसका आमूल तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य को दान करते रहना चाहिए तथा जो मनुष्य देवत्व संपन्न है उन्हें अपने उपभोगों तथा अपनी कामनाओं को सीमित करना चाहिए। जो मनुष्य आसुरी कर्म में संलग्न हैं उन्हें करुण एवं दयालु भी होना चाहिए अर्थात संपूर्ण चराचर के प्रति संवेदनापूर्ण दृष्टि रखते हुए अपने भौतिक उपभोगों को सीमित करना और दूसरों में बांटना ही सच्चा मानवीय धर्म है। यही मानवीय मूल्यों का सार है। अकारण नहीं है कि पुराणों और स्मृतियों में दान को कलयुगी में महत्वपूर्ण धर्म कहा गया है। दान मेकम कलौ युगे। मानस के उत्तरकांड में तुलसीदास कहते हैं कि धर्म के 4 पदों में कलयुग में दान ही प्रमुख कल्याणकारी धर्म है। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जैन केन विधि दिन्हे दान करई कल्याण। इस दान का वास्तविक उद्देश्य भौतिक संसाधनों का वितरण अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों तक करवाना तो है ही, यह मनुष्य के चित्त में धन को अपनी छाती से छुड़ाने का अभ्यास भी डालता है। समाज में विषमता और अमीरी गरीबी की खाई सदैव रहती है। यह व्यक्तियों के आचार विचार प्रकृति प्रवृत्ति आदि पर निर्भर है। इसे दूर करने के लिए एक दृष्टि वह है जो बृहदारण्यक की यह कथा और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। एक दृष्टि वह है जो पश्चिम के देशों ने अपनाई जाती है, जिसकी बात सैम पेत्रोदा कर रहे हैं। सैम पेत्रोदा अमेरिका में लगने वाले विरासत कर के बारे में कहते हैं। यह काफ़ी दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और जब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी, सारी नहीं लेकिन उसकी आधी, जो मेरी नज़र में अच्छा है। सैम पेत्रोदा इस कानून की प्रशंसा करके प्रकारांतर में उसे भारत में भी लागू करवाने की भूमिका बनाते नजर आते हैं। अच्छा, लिखने की अमेरिका में कई देशों में लागू यह कानून व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति का बहुत बड़ा अंश वहाँ के सरकारों को हड़प लेने का अधिकार दे देता है। यदि मनुष्य के द्वारा अर्जित संपत्ति को सरकारें किसी कानून के बल पर छीनती हैं तो यह राज्य प्रायोजित लूट एवं तानाशाही का ही रूप है। ऐसा विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों ने किया है। ओहो। और 1970 में इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल में देश में किया गया, अंततः उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि भारतीय परंपरा मनुष्य के लिए दान का जो निर्देश है वह धर्म प्रेरणा से समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर करने के लिए अन्न क्षेत्र लंगर गुरुद्वारा मंदिर आदि धर्म भावना के कारण ही प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरता है। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय चिकित्सालय गौशाला अन्य सेवा केंद्रों में कोटि कोटि अभ्यर्थियों को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। साथ ही लोक कल्याणकारी सरकारों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे स्वयं आगे होकर पिछड़ों का चिंतन करें, उनके न्यूनतम उपभोग की व्यवस्था करें। किंतु यह किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है कि वे किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनकर या कानून के बल पर अधिग्रहित करके यह कार्य करें। यदि सरकारें कोई ऐसा नियम बनाती हैं जैसा कांग्रेस पार्टी छोड़े पॉलिटिकल बात सैम ने यह बात बहुत योजनापूर्वक ऐसे समय में कही है जब उनकी पार्टी द्वारा देश के संसाधनों को अल्पसंख्यकों
इसे पॉलिटिकल। अच्छा, ये सारी कड़ियाँ जुड़कर एक भयावह आशंका को जन्म देती हैं। अच्छा छोड़िए, इससे पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आज का टॉपिक।